ठीक है, इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में दिक्कत होगा, बट देखो कोशिश करते हैं हम। एक बार इसका तुम लोग 3D वाला वीडियो देखना। 3D में अगर देखोगे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है 3D में, वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एक बार सर्च करके देखोगे तो उससे थोड़ा सा ग्राफिक्स के थ्रू बताएगा, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा विजुअलाइजेशन। किसी को अगर डाउट हो रहा होगा तो उसका 3D वाला वीडियो एक बार सर्च करके देखना। समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार देखना, तो अगर कोई डाउट होगा तो वहां से क्लियर होगा, नहीं तो हम भेज देंगे एक दो लिंक जो अच्छा वाला होगा, उसको देख लेना एक बार 3D में। तो वो अगर देख लोगे तो ग्राफिक्स के थ्रू तो वो ज्यादा बेटर व्यू उससे पता चलेगा। ठीक है, चलो इसे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो कौन सा लेक्चर? थर्ड है ना ये? हेलो, लेक्चर थर्ड है ना? बताओ। यस सर। यस सर। चलो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का हम लोग करना है आज, सेकंड वाला, बेसिस यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड में एक्चुअली एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बताओ। बोलो, बॉडी सेंटर्ड में एटम्स कहाँ कहाँ रहेगा? ये तो बता चुके हैं तुम लोगों को। अरे यार, बताओ बताओ जल्दी। सर सब कॉर्नर पे एक और एक सेंटर पे। एक बॉडी के सेंटर पे रहेगा और सारे कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक वाला जो है वो कॉर्नर पे तो रहेगा ही, और बीच में इसमें एक डिफरेंस होता है कि बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम रहता है। तो बॉडी के सेंटर वाला जो एटम होगा वो कंप्लीटली पूरा यूनिट सेल में ही आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। वही कैलकुलेशन करेंगे जो हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए किए थे। पहले जेड इफेक्टिव निकालेंगे, फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। चलो यहाँ देखो, एटम्स का पोजीशन हम कर रहे हैं। तो ये तो एटम कॉर्नर पे है ही, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो सारे कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। और एक बॉडी के सेंटर पे है, तो बॉडी के सेंटर पे ये मान लो ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये बॉडी के सेंटर पे है, तो ये बॉडी के सेंटर पे तुम है ना एटम, तो ये सारे ऐसे टच कर रहा होता है। बॉडी के सेंटर पे है तो मतलब ये क्या हुआ, एक बड़ा सा, जैसे जिस रूम में हो तो उसमें सेंटर पे एक बड़ा सा एटम एज्यूम करो, और वो बड़ा सा एटम क्या कर रहा है, सारे फेसेस को टच कर रहा है। मतलब टोटल क्यूब में कितने फेज होते हैं? टोटल क्यूब में कितने फेज होते हैं बताओ? 6। 6 फेजेस है ना। तो अंदर से एज्यूम करो कि बॉडी के सेंटर पे, मतलब बॉडी के सेंटर पे एक बड़ा सा एटम रखा हुआ है जो कि सारे 6 फेज को टच कर रहा है, सारे 6 फेसेस को वो टच कर रहा है। समझ में आ पा रहा है क्या बोल रहे हैं? अंदर से वो टच कर रहा है। ये जो बीच वाला एटम होगा ना, वो बीच वाला एटम ऐसे प्लेस्ड है बॉडी के सेंटर पे ताकि वो सारे फेसेस को टच करे। सर ठीक है, सब सारे, एटम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे ना? हाँ सारे एटम्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। सारे एटम्स मतलब क्या हुआ? सारे एटम्स मतलब कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, और डायगोनल के अपोजिट जो रहेगा वो कैलकुलेशन अभी करते हैं, उसमें पता चल जाएगा। देखो, तो ये बॉडी के सेंटर वाला जो एटम वो सारे फेसेस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिलेशन अगर निकालना चाहें रेडियस और एज लेंथ में, क्यूब का एज लेंथ ए है यहाँ पे, और ये रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से, ये मान लो बॉडी का सेंटर है, बॉडी का सेंटर वाला एटम है। ठीक है, सब सारे एटम तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ कर रही है, बॉडी का सेंटर वाला एटम है ये। डायगोनल, ये देखो, ये कॉर्नर का एटम है एक, और ये दूसरा कॉर्नर एटम। ये डायगोनली हम लोग देख रहे हैं ऐसे। डायगोनल रूम का कोई एक डायगोनल एज्यूम करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? रूम का कोई एक डायगोनल एज्यूम करो। सर ये 2 जो है वो कॉर्नर वाला है हाँ, एक और ऊपर बीच। बीच वाला बॉडी सेंटर्ड आइटम है ना।
ये बीच वाला बॉडी सेंटर्ड एटम है, ये सारा डायगोनल के अलोंग ये एटम्स हैं, ठीक है, ये डायगोनल के अलोंग एटम्स हैं। तो देखो एक टॉप वाला एटम, मान लो ये हम लोग बॉडी डायगोनल क्यूब का देख रहे हैं हम लोग, तो एक टॉप वाला एटम होगा, एक बॉटम वाला एटम। ये टॉप वाला एटम है, टॉप कॉर्नर वाला, और ये बॉटम कॉर्नर वाला। और ये जो बीच वाला एटम है, ये कौन सा एटम है? बॉडी के सेंटर वाला एटम है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये तीनों एटम आपस में कांटेक्ट में है, तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो ये जो टोटल रेडियस इसमें कितना कवर हो गया, देखो बॉडी के सेंटर वाला तो टोटल 2r आ गया, और ये कॉर्नर वाले का r, और इस कॉर्नर वाले का r, तो टोटल r कितना हुआ बताओ, काउंट करके बताओ टोटल r कितना हुआ? 4r। 4r हो गया। और ये किसका इक्वल होगा? एज लेंथ ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है? क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है बताओ? a√2। a√2, वो तो स्क्वायर में होता है क्यूब का। √3/2 बॉडी डायगोनल। √3a होता है ना, √3 इंटू साइड। क्यूब का, स्क्वायर का नहीं बात कर रहे हम, क्यूब का। क्या तुम लोग मैथ्स में भूल गए हो क्या सब चीज? ठीक है, तो क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, ठीक है। तो ये क्यूब के लिए है, तो ये हम लोग क्यूब का ही बॉडी डायगोनल देख रहे हैं। एक ऊपर वाला एटम है, और एक बॉटम के कॉर्नर वाला एटम, एक टॉप के कॉर्नर वाला एटम, और बीच वाला जो एटम है वो बॉडी वाला एटम है। तो ये तीनों एटम आपस में कांटेक्ट में है, तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया 4r इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से a और r के बीच में रिलेशन आ गया ना हमको, ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे आगे, मतलब जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वहां पे a की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 4r/√3। चलो ये आ गया। अब इसमें बताना कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, z इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा बॉडी सेंटर्ड में, बता सकते हो? हम्म, हेलो, बता सकते हो बीसीसी में? हेलो, यस सर। बताओ जल्दी, ये तो बताया हुआ है तुम लोगों को, इफेक्टिव एटम्स कितना होगा बॉडी सेंटर्ड में? सर 1। 1। 1 ही कैसे होगा? 1 देखो, कॉर्नर एटम्स टोटल 8 हैं, और कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है उस यूनिट सेल के लिए? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 ये हो गया, प्लस एक बॉडी का सेंटर। हाँ, टोटल ही तो पूछ रहा है ना। तो एक बॉडी के सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका तो पूरा 1 ही कंट्रीब्यूशन होगा ना उस यूनिट सेल के लिए, क्योंकि वो तो पूरा उसी यूनिट सेल के अंदर है, वो तो कहीं और शेयर नहीं हो रहा है, वो तो बीच में ही है ना, किसी एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन पूरा हो गया। तो कॉर्नर एटम का ये हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, 1/8 होता है। तो टोटल कॉर्नर एटम्स 8 हैं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो टोटल इफेक्टिव कितना हो गया इसमें? जेड इफेक्टिव 2 हो गया। और ये रिलेशन भी हम लोग निकाल लिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन इसके लिए कितना हो जाएगा बताओ? तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करो। पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू ये जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय ए क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। तो यहाँ यूनिट सेल तो क्यूब के फॉर्म में है, तो उसका ए क्यूब आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव 2 है, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ ए की जगह पे वो पुट कर दो, तो ए की जगह पे ये 4r/√3 आ जाएगा, तो 4/√3 का होल क्यूब, और यहाँ r का क्यूब। तो इसको ऊपर नीचे सॉल्व करोगे, इसको ऊपर नीचे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे ये कैलकुलेशन कर लेना, या 0.68 आएगा, ठीक है, ये याद रखना डायरेक्ट रिजल्ट। तो 0.68, तो बॉडी ये हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक में निकाले थे, तो कितना आया था याद है? 0.52।
हाँ 0.52, तो उसमें सिंपल क्यूबिक वाले में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 52% है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गया, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ के कितना हो गया बताओ, ये हो गया 68%। 68% हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 68%। चलो तो ये हो गया पैकिंग। देखना ये सब डेरिवेशन ध्यान देना, क्योंकि ये पूछा जाएगा तुम लोग के स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ये 68%, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी ये ऑक्यूपाइड है, मतलब इतना 100% में 68% जो है वो एटम से ऑक्यूपाइड है, और बाकी जो बचा हुआ स्पेस है उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, जो खाली स्पेस है। तो वॉइड कितना होगा बॉडी सेंटर्ड में बताओ, तो अगर 68% एटम से ऑक्यूपाइड है तो बचा हुआ कितना होगा 32। अनऑक्युपाइड 32%, तो इस केस में अनऑक्युपाइड या वॉइड हो गया 32%। ठीक है चलो, तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई एक एटम एज्यूम करो और उस एटम को नियरेस्ट कितने एटम्स टच कर रहे हैं उसमें वो ध्यान दो, वो कैलकुलेट करो। 7। अब यहाँ पे ऐसा एज्यूम करना, यहाँ पे देखो बीच वाला ही एटम कंसिडर करो, ठीक है। तो बीच वाले एटम में इस बार एज्यूम करो, अब देखो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को एज्यूम करो और इसमें सोचो कि कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि इस बार ये बॉडी सेंटर्ड में जो कॉर्नर एटम्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बीच में एक एटम आ जाने की वजह से वो कॉर्नर एटम्स एक दूसरे से दूर हो गया है। ठीक है, तो ये मान लो ये कुछ इस टाइप का है, ये 3D में सोचो, ये बॉडी सेंटर्ड एटम है, इसको देखो, इस बॉडी सेंटर्ड एटम को सारा कॉर्नर एटम तो टच कर रहा है, लेकिन कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, कॉर्नर एटम्स जो जैसे सिंपल क्यूबिक में देखे थे ना हम लोग, सिंपल क्यूबिक में क्या था, बीच में कोई एटम था क्या बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे तो उसमें कोई एटम नहीं था। तो बॉडी के सेंटर पे एटम नहीं होने की वजह से सारा कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच कर रहे होते हैं उसमें सिंपल क्यूबिक में। बट इसमें क्या होता है बॉडी सेंटर्ड में, एक बीच में बॉडी के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे एक एटम आ जाने की वजह से कॉर्नर एटम्स जो होता है वो सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से। अब कोई भी कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है। अब सारा एटम जो है ये बॉडी के सेंटर को कितना एटम टच कर रहा है बताओ, बॉडी के सेंटर पे जो एटम है उसको कितना एटम्स टच कर रहा होगा। तो बॉडी के सेंटर पे देखो 4 कॉर्नर एटम ऊपर है और 4 कॉर्नर एटम नीचे है, तो टोटल कितने एटम्स टच कर रहे हैं उसको बताओ, बॉडी के सेंटर पे जो एटम है। सर 8। 8 हो गया, क्योंकि 4 ऊपर वाला कॉर्नर टच करेगा, ऊपर वाला कॉर्नर एटम टच करेगा उसको, और 4 नीचे वाला कॉर्नर एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसको कितना टच कर रहा है, 8 एटम्स टच कर रहा है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, कोई भी एटम एज्यूम कर सकते हो इसमें, कोई भी एक एटम, कॉर्नर एटम को भी तुम कैलकुलेट कर, कॉर्नर एटम को भी एज्यूम करके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। अब कोई एक कॉर्नर एटम अगर एज्यूम करो तुम, ठीक है, ये तो हम किसको मान के निकाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी के सेंटर वाला एटम, कोई एक कॉर्नर एटम ले लो। अब उस कॉर्नर एटम को कितना एटम्स आसपास टच कर रहा होगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि कॉर्नर एटम कोई भी दूसरे कॉर्नर एटम के कांटेक्ट में नहीं है। तो मतलब कॉर्नर वाला एटम जो है वो सिर्फ किसके कांटेक्ट में है, बॉडी के सेंटर वाले एटम पे के ही कांटेक्ट में है ना। कोई भी कॉर्नर एटम किस एटम को टच कर रहा है, बॉडी के सेंटर वाले एटम को ही टच कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दूसरा कॉर्नर को नहीं टच कर रहा है। कॉर्नर एटम्स इसमें कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम्स कांटेक्ट में रहता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर एटम्स कांटेक्ट में नहीं है। कॉर्नर एटम्स सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन सारे कॉर्नर एटम किसको टच कर रहे हैं, बीच में जो एटम है, बॉडी के सेंटर पे जो एटम है उसको टच कर रहा है, आपस में वो लोग टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक कॉर्नर एटम तुम एज्यूम करो, वो कॉर्नर एटम जो है वो किसके कांटेक्ट में है, बॉडी के सेंटर वाले ही एटम के कांटेक्ट में है ना। बोलो,
Yes, sir. तो अब मानो कोई कॉर्नर एटम है, तो वो उसके ऊपर उसको मान लो एक बड़ा सा 8, जैसे हम लोग एक बड़े क्यूब को 8 क्यूब में टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, कोई भी कॉर्नर एटम जो है वो टोटल 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। Yes, sir. तो सारे जो 8 क्यूब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, सारे 8 क्यूब में एक एक बॉडी के सेंटर में तो एटम होगा, होगा ना। यस सर। तो मतलब वो जो कॉर्नर एटम है, तो टोटल 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सारे 8 क्यूब के जो बॉडी के सेंटर पे जो एटम होगा उन सभी के कांटेक्ट में होगा वो कॉर्नर एटम, होगा। टोटल 8 क्यूब्स जो बनेंगे, कोई भी एक एटम, कोई भी एक क्यूब का कॉर्नर एटम जो होगा उन सभी 8 क्यूब के सेंटर पे जो एटम होगा उसके कांटेक्ट में होगा या यस नहीं सर, होगा, बताओ। होगा तो सर। अगर Yes, sir. अगर कॉर्नर एटम के भी रेस्पेक्ट में देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, टोटल कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं, कॉर्नर एटम को भी टोटल 8 ही एटम टच कर रहे होंगे। और हम लोग बॉडी के सेंटर वाले एटम के भी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो चार चार ऊपर वाला कॉर्नर वाला एटम और 4 नीचे वाला कॉर्नर एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना टच कर रहा है उसको, टोटल कितना आ गया, 4 + 4 8. 8। तो इसलिए इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर्ड में कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, Yes, sir. एक बार खुद से विजुअलाइज करके देखना, ऐसे बता नहीं पा रहे हम, 3D में है, तुमको खुद से सोचना होगा, रूम को ही कंसिडर करके तुम एक बार खुद से विजुअलाइज करने का कोशिश करो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6. 6, और बॉडी सेंटर क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। सिंपल क्यूबिक वाले में पैकिंग फ्रैक्शन था 0.52 और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 0.68। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गया मतलब। अब तीसरा वाला जो हम लोग देख रहे हैं, थर्ड जो है, ये फेस सेंटर्ड एफसीसी बोलते हैं इसको। यह है बीसीसी यूनिट सेल था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड वाला, जिसको एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बताओ, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड वाले में। फेस पे एंड कॉर्नर पे होगा। चलो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। सारे कॉर्नर एटम पे तो रहेगा ही, और हर एक फेस के सेंटर पे है, यही बताया गया ना। ठीक है, बताए हैं या नहीं, बोलो। हेलो, तुम लोग Yes. रिप्लाई ही नहीं। चलो यहाँ देखो, अब इसमें सारे फेस का हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उटपटांग हो जाएगा, कोई एक ही फेस से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होगा, सारे कॉर्नर पे तो रहेगा ही एटम। ठीक है, ये एटम सारे कॉर्नर पे है, और हर एक फेस के सेंटर पे एटम है। ठीक है, हर एक फेस के सेंटर पे एटम है। ठीक है, ये सेंटर पे एक बड़ा सा एटम सेंटर पे एज्यूम करो, कोई भी एक फेस ले लो, हम सीलिंग का ही बात करते हैं। तो सीलिंग के चारों कॉर्नर पे एटम है, और ये फेस के सेंटर पे एक एटम है, जैसे ये एज्यूम करो, ये सीलिंग का एक फेस का सेंटर वाला एटम है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का, और ये क्या है, सारे जो ऊपर वाला फेस है सीलिंग का, जो कॉर्नर एटम है, 4 कॉर्नर एटम होगा, इन चारों कॉर्नर एटम को ये टच कर रहा है। यहाँ भी कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कॉर्नर एटम आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, बात समझ में आ रहा है। ये सीलिंग वाला हम ड्रॉ किए हैं, ये सीलिंग के फेस का सेंटर वाला एटम है, सीलिंग के सेंटर में एक एटम है, और ये 4 जो है सीलिंग का कॉर्नर वाला 4 एटम है, इसको टच कर रहा है ऐसे। समझ में आया रिप्रेजेंटेशन। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे सारे फेस के सेंटर पे एटम है, ऐसे टोटल 6 फेजेस हैं, तो सारे फेस के सेंटर पे एटम है। एक पीछे वाला छूट गया ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला, यहाँ 2 बनेगा, ये मान लो पीछे वाला है, ये आगे वाला। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ भी कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ अब रिलेशन बताओ क्या आएगा, एज लेंथ और आर के बीच में रिलेशन क्या आएगा। ये सारा क्यूब सेम साइज का है, यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ ये बीच वाला बड़ा ड्रॉ किया। सारे जो एटम है वो सेम रेडियस का होता है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या रिलेशन आएगा, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन बताओ। सेम ही आना चाहिए। सेम कैसे आएगा, वहां पे बॉडी डायगोनल ले रहे थे, यहाँ पे तो फेस डायगोनल होगा ना। बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल में समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को डिफरेंस। बॉडी डायगोनल वो था और ये फेस डायगोनल है, तो कोई भी एक फेस अगर लोगे तो फेस पे तो ये स्क्वायर बनेगा ना, ये क्यूब थोड़ी है। अब बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यस सर। तो ये अब क्यूब नहीं है ना, ये तो अब स्क्वायर बना, स्क्वायर का डायगोनल होगा ना यहाँ पे। अब ये क्यूब का डायगोनल थोड़ी आएगा, अब ये स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, a√2। a√2। तो अब ये स्क्वायर का डायगोनल हमको कंसिडर करें, क्योंकि ये कोई एक फेज ही कंसिडर किए हम, ये बॉडी का डायगोनल नहीं है, ये फेस का डायगोनल है। तो फेस तो कोई भी क्यूब का एक फेज अगर लोगे तो वो तो स्क्वायर ही होगा ना, क्यूब का कोई भी फेज अगर कंसिडर करो तो। क्या यस सर। क्यूब, हाँ, तो यहाँ पे हमको स्क्वायर का डायगोनल लेना है, फेस डायगोनल, यहाँ पे बॉडी डायगोनल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, स्क्वायर का डायगोनल क्या है, √2 है, √2 इंटू साइड। और ये आर कितना हो जाएगा, आर काउंट करो टोटल। 4r। √2 इक्वल टू 4r। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/√2 है, तो इसको 2√2 भी लिख सकते हैं हम लोग, 2√2r। 4/√2 को 2√2 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2√2r आ गया, ये रिलेशन आ गया यहाँ पे। ये रिलेशन तो जरूरी था। चलो नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना आ जाएगा बताओ, z इफेक्टिव इस केस में। सर 4। 4। हाँ, कैसे, कॉर्नर एटम का देखो 1/8 है कंट्रीब्यूशन और टोटल कॉर्नर एटम्स है 8, तो 1/8 इंटू 8 प्लस। अब बॉडी के सॉरी फेस के सेंटर पे जो एटम है, फेस के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तुम लोग को बता चुके हैं, ये हाफ होता है, यस हाफ सर। होता है ना, क्योंकि किसी भी फेस के सेंटर पे होगा कोई एटम, तो वो कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 2 ही क्यूब में, टोटल 2 क्यूब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, एक ऊपर एक नीचे, या साइड वाला होगा तो 2 साइड वाले क्यूब में होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो टोटल फेज वाले एटम्स यहाँ पे कितने हैं, फेस के सेंटर वाले एटम्स 6 है, तो टोटल 1/2 इंटू 6, तो ये हो गया 1 और प्लस हाफ इंटू 3, तो इसका z इफेक्टिव हो गया 4, ये याद रखना। फेस सेंटर्ड में z इफेक्टिव हो गया 4, तब इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इसका z इफेक्टिव इंटू यही 4/3 πr³ और नीचे आ गया a³। तो z इफेक्टिव हो गया इसका 4, ये हो गया 4/3 πr³ और यहाँ a की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 2√2, 2√2 का क्यूब और r³। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख सकते हो, डेट इज इक्वल टू 0.74। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होता है 0.74, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 74%। ठीक है, तो तीनों में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल क्यूबिक का था 52%, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बढ़ा 68% हुआ, और उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक में और बढ़ गया, और बढ़ के कितना हो गया 74%। इसमें वॉइड कितना होगा 26। 0.20। हाँ, तो 26% खाली होगा, मतलब 74% किसी भी
यूनिट सेल में वो एटम से ऑक्युपाइड होगा और 26% खाली होगा। चलो अब इसमें तुम लोग खुद बताओ ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलो काउंट करो तो, किसी भी एक एटम को कंसिडर करो और उसको चेक करो कि कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं, इसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। बोलो यस सर। क्या सोच पा रहे हो? सर नहीं सोच पाए। अरे नहीं सोच पाओगे तो कैसे काम चलेगा? बताए तुम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ सारा सिचुएशन तुम लोग को पता है, एटम कहाँ का है। अब उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करो कि कैसे, मतलब कितने एटम्स टच कर रहे हैं, वो तुमको सिर्फ काउंट करना है। बोलो बोलो। कोई भी एक एटम ले लो, कॉर्नर एटम ही ले लो, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फेस के सेंटर के एटम ले लो, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर 8 होगा क्या? नहीं 8 तो नहीं होगा, और थोड़ा सा और सोचो। सर 4। तुम और घटाते ही जा रहे हो। एक्स वाई और जेड एक्सिस कंसिडर करो। जैसे मान लो कोई एक कॉर्नर एटम है, तो वो कॉर्नर एटम किसके कांटेक्ट में होगा बताओ। कोई एक कॉर्नर एटम एज्यूम करो, वो कॉर्नर एटम पहले तुम एक्स एक्सिस में सोच कर देखो। कोई भी एक कॉर्नर एटम ले लो, एक्स एक्सिस में वो कॉर्नर एटम यहाँ पे किसके कांटेक्ट में है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी, ये फेस के सेंटर पे जो एटम है उसी के कांटेक्ट में है ना। बताओ। यस सर। तो तुम पहले एक्स एक्स कोई भी एक कॉर्नर एटम लो, ठीक है। तुम फ्लोर का लो, फ्लोर के कॉर्नर एटम कंसिडर करो, ठीक है। उसको एक्स एक्सिस मान लो, फ्लोर को। तो उस फ्लोर में जो कॉर्नर एटम है वो कितने फेस के सेंटर के कांटेक्ट में है, कितने फेस के सेंटर वाले एटम के कांटेक्ट में है बताओ टोटल। एक्स एक्सिस में कितना फेज का सेंटर वाला एटम मिलेगा जिसके कांटेक्ट में होगा वो? 4 मिलेगा टोटल। बताओ 4 फेज, 4 होगा या नहीं होगा बताओ। एक्स एक्सिस में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। सर कैसे? अरे एक तो जिस रूम में हो उसका फ्लोर होगा, यस सर। दूसरा वाला बगल वाले रूम का,
हाँ बगल सर। वाले रूम के, तीसरा उसके आगे वाला, एक्स एक्सिस में ही, फ्लोर वाले में ही। हाँ सर 4 होगा, समझ गया। और उसके बगल वाला, टोटल 4 हुआ नीचे। यस सर। तो अगर एक्स एक्सिस में 4 आ रहा है, उसी तरह वाई एक्सिस में सोचो, वाई एक्सिस में भी 4 मिलेगा। जैसे एक्स एक्सिस में 4 मिल रहा है ना, 4 फेस के सेंटर के एटम के कांटेक्ट में, उसी तरह वाई एक्सिस में भी 4 होगा। यस सर। उसी तरह जेड एक्सिस में सोचो, जेड एक्सिस में भी 4 मिलेगा। यस सर। तो टोटल कितने हो गए? हर एक एक्सिस में 4-4 एटम होगा, और 4-4 फेस के सेंटर वाले एटम के कांटेक्ट में होगा। तो कितना हो गया टोटल? 12। 12। ठीक है, तो समझ में आया कैसे बोल रहे हैं? यस सर। तो ऐसे ही तुमको विजुअलाइजेशन करना होगा 3D में। मतलब फ्लोर को कंसिडर करो, फ्लोर का कॉर्नर एटम को एक ले लो। तो वो जो कॉर्नर एटम है, फ्लोर वाला कॉर्नर एटम, वो उस फ्लोर के, जो तुम्हारे रूम जिस रूम में हो, उसके फ्लोर के सेंटर पे जो एटम है उसके कांटेक्ट में है ही। तो टोटल उस फ्लोर में टोटल वो 4 फेस सेंटर्ड एटम के कांटेक्ट में होगा। उस अपने रूम के बगल वाले रूम, उसके आगे वाला रूम और उसके बगल वाला रूम, टोटल 4 हो गया। तो फ्लोर पे ही हो गया, मतलब एक्स एक्सिस में ही टोटल 4 एटम मिल गया जो उसके कांटेक्ट में है। उसी तरह सेम वाई एक्सिस में भी सेम वैसा ही केस होगा। तो वाई एक्सिस में भी टोटल 4 एटम मिलेंगे जिसके कांटेक्ट में होगा। और उसी तरह जेड एक्सिस में भी टोटल 4 एटम मिलेंगे जिसको वो टच कर रहा होगा। तो टोटल काउंट करके कितना हो गया इसमें? 12। 12। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना। सिंपल क्यूबिक का कितना आया था? सिंपल क्यूबिक का 6। 6। बॉडी सेंटर्ड बीसीसी का 8। 8। 8 और एफसीसी का 12। 12। चलो ये हो गया। अब इसका एक देख लेते हैं डेंसिटी वाला, फिर न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे। चलो डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो डेंसिटी निकालने का वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला यूज करते आए हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वी ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे मास जो लेना है तुमको, ये सारे एटम्स का मास लेना है, मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल। तो टोटल मास कंसिडर करते हैं हम लोग, उस यूनिट सेल में टोटल कितना एटम्स है उस सभी का मास, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी तुमको सारे एटम्स का, मतलब पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मान लो सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं, इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ऐसे आइडेंटिकल ही कंसिडर करते हैं हम लोग, सारे एटम्स एक जैसा ही है। ठीक है, तो आइडेंटिकल है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि किसी एक एटम का अगर हमको मास पता चल गया, मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यही होगा इन 1 यूनिट सेल, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो अगर किसी एक का मास हमको पता चल गया, सारे एटम्स अगर आइडेंटिकल हैं, तो किसी एक का मास अगर पता चल गया तो उसको हम लोग नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एटम्स का मास मिल जाएगा ना हमको। और नीचे क्या लिखना है हमको? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो एक्चुअली हम मोलर मास के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे तुम लोग को पता है गिवन मास, ये स्मॉल m होता है गिवन मास। गिवन मास को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर? बताओ तो, बोलो। यस सर। ये गिवन मास स्मॉल m है, गिवन मास को मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। क्योंकि एक्चुअली गिवन मास है, मास ऑफ वन एटम को ही तो हम लोग लिखेंगे ना। देखो 1 मोल में मानते हैं हम n एटम्स है, ठीक है। तो एक एटम का मास अगर हम लोग स्मॉल m मान लें, ये मास ऑफ वन एटम हम लोग स्मॉल m माने हैं, तो मास ऑफ वन एटम स्मॉल m है, तो हमको पता है कि Na एटम्स का मास कितना होता है, कैपिटल M होता है। Na एटम्स का मास क्या होगा, जो उसका मोलर मास है, तो कैपिटल M मोलर मास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Na एटम्स का मास उसके मोलर मास के बराबर है, तो वन एटम का मास कितना हो जाएगा, M/Na होगा। और इसी वन एटम के मास को हम लोग M/Na को स्मॉल m माने हैं, तो स्मॉल m ये मास ऑफ वन एटम इनटू Z इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया Z इफेक्टिव, और डिवाइडेड बाय क्या करना है बताओ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यहाँ से स्मॉल m को हम लोग ये रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल M से, मोलर मास से, तो m इंटू Z इफेक्टिव हो गया ये, और डिवाइडेड बाय Na और इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यही हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला D। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत जगह देखोगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के जगह ए क्यूब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ए क्यूब, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो एक जनरली क्यूबिक वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर मान लो कुछ और दे दिया तो फिर उसका हमको वॉल्यूम लेना होगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। तो जनरली इसमें जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा क्यूबिक वाला ही मिलेगा, तो ए क्यूब भी लिखोगे तो यहाँ के लिए करेक्ट है। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, क्यूबिक के जगह अगर रोम्बिक कर दिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ही ध्यान दो। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे तुमको, ठीक है। क्वेश्चंस एक दो पर आते हैं, उसके बाद समझ, ये लिख लिया हो ना फॉर्मूला? यस सर। चलो फॉर्मूला अगर लिख लिए तो देखो इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है बोर्ड में, सॉलिड स्टेट से अगर आएगा तो न्यूमेरिकल यही वाला आता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखना, मतलब जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन है पहले सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद चलो इसी से क्लियर हो जाएगा। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम crystallizes in a cubic close packed structure, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्यूब। सिंपल क्यूबिक। बोलो, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो इसको सीसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सीसीपी या फिर एफसीसी, ठीक है। ये दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग सीसीपी या फिर एफसीसी दोनों इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे होता है। तो ये क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब इसको एफसीसी जैसा कंसिडर करके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर एफसीसी, ठीक है। और इसका मेटालिक रेडियस दिया हुआ है, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। पहला कैलकुलेशन करना है, व्हाट इज द
लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। उस यूनिट सेल का तुमको एज लेंथ निकालना है, ठीक है, पहला। दूसरा, हाउ मेनी यूनिट सेल्स are there in 1 centimeter cube of aluminium। चलो करो तो इसको। एक पहला ये क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट तुम लोग बनाओ तब तक। क्वेश्चन नंबर 2। इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको ये 1.25 ये 125 पिकोमीटर कन्वर्ट करना होगा। 125 पिकोमीटर्स का दिया हुआ है, तुमको सेंटीमीटर में पूछा। तुम पहले सेंटीमीटर में ही निकालो, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायोबियम। crystallizes in body centered BCC structure if its density is 8.55 gram per centimeter cube। Calculate atomic radius of niobium। Molecular weight niobium का is equal to 93। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो।
लेंथ आ रहा है 3.52 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। पहला वाला हाँ सर। 3.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 3.53। हाँ सही है, चलो दूसरा करो। बहुत ज्यादा आ जा रहा है सर। कितना आ रहा है बताओ, ज्यादा ही आएगा। 2.27 10⁻22। नहीं आया। 2.27 इंटू 10 ये हाँ सर, आ गया। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल तो ऊपर निकाले ही हो, ए अगर आ गया तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा? ए क्यूब। पहले वाले में ए तो आया ही ना तुम लोगों का। ए कितना आया एज लेंथ? या 3.53 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यही आया है ना? यस सर। तो ये अगर आ गया तो यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया? टोटल कितना वॉल्यूम बोला गया है तुमको? 1 सेंटीमीटर क्यूब में बोला गया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक क्यूब। तो एक क्यूब मतलब 3.53 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब। कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व कर लेना। ये 2.27 इंटू 10⁻22 यही आ जाएगा। आया इतना? यस सर, आ गया। चलो ये हो गया, तो दूसरा वाला करो।
बोलो जल्दी, हो गया? हेलो। यस सर कर रहे हैं। चलो। तो बहुत कैलकुलेशन है। हाँ तो कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर यूज करके ही बताओ, कैलकुलेशन तो होगा ही इसमें इस टाइप। इसलिए तो बोला कैलकुलेटर यूज कर लो, पावर वाला है तो पावर तो कैलकुलेटर यूज करके बताओ कितना आ रहा है। देखो इसमें क्या हुआ, तो वही फॉर्मूला जो बताया उसके अकॉर्डिंग करो ना। एटॉमिक रेडियस निकालना है तो यहाँ पे देखो बीसीसी दिया हुआ है, तो बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा 2। डेंसिटी तुमको दिया है डी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2.05 into 10⁻⁸। 1.43 इंटू 10⁻⁻⁸। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। जेड इफेक्टिव एम इंटू जेड इफेक्टिव बाय एन इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक क्यूब भी मानते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद रेडियस निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोलर मोलिकुलर वेट इसका कितना दिया हुआ है? 93 है। 93 इंटू जेड इफेक्टिव 2 होता है, बीसीसी है ना, जेड इफेक्टिव 2 है। और ये एन हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। और ये एक क्यूब ही रहने दो, वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम वी ही रहने दो। ठीक है, बाद में उसको हम लोग करेंगे।
वॉल्यूम V के टर्म में ही रहने दो। ये V क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय डेंसिटी हो जाएगा, तो डेंसिटी कितना है 8.55 है। तो इसको सॉल्व करो 8.55, तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व करोगे तो ये वॉल्यूम मेरे पास है 3.6 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे रिलेशन क्या होगा बताओ, वॉल्यूम मतलब ये एक क्यूब है, एक क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁻23 मीटर क्यूब। तो यहाँ से ए कितना आ गया, इसका क्यूब रूट ले लोगे तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, ये सॉरी 3.6 है ना, इंटू 10⁻⁻33। इसका क्यूब रूट तुम्हारा आ जाएगा, ये सॉल्व कर 3.3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। ये ए आया है, ए मतलब ये एज लेंथ आया, अभी हमको रेडियस निकालना है उसके एटम का, तो रेडियस अभी नहीं आया, ये एज लेंथ आया। अब एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है बीसीसी के लिए बताओ तो, ये तुम लोग को बता चुके हैं, डेरिवेशन करवा ही दिए। बीसीसी के लिए एज लेंथ और 4r इज इक्वल टू √3 है, यही था ना। यस सर। तो यहाँ से r निकालना है हमको, तो r इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए हो गया। तो ये तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, √3/4 इंटू ए हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसी को सॉल्व कर लो, ये 1.43 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बट देख लेना, कैलकुलेटर यूज कर लेना। सर एग्जाम्स में एग्जाम में ऐसा, कैसे करेंगे? एग्जाम्स में ऐसा डेटा रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये ज्यादा फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन, इसमें √3 √4 ये सब का वैल्यू याद रखो। √3 हो गया, √4 तो नहीं, √2 √3 ये सब का वैल्यू तो फटाफट हो जाए। ठीक है, एग्जाम्स में मतलब रहेगा क्या, वैल्यूज ऐसा दिया रहेगा कि तुम आसानी से कट जाए वो। ठीक है, डिफिकल्ट वैल्यूज नहीं रहेगा, वैल्यूज कैंसिल आउट वाला क्वेश्चंस रहेंगे, तो वैल्यूज आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। या फिर ऐसा वैल्यू दिया रहेगा कि उसको डेसिमल में ज्यादा नहीं आए, वो होल नंबर में ही आते रहे वैल्यूज। देख लो, समझ में आ गया ना। यस सर। तो ये हो गया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सब, या फिर डेंसिटी वाले क्रिस्टल के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें देखना सबसे पहले एनसीईआरटी में देखना, इसमें क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इससे पहले प्रैक्टिस कर लेना। बुकलेट तो है ही तुम लोगों के पास, तो बुकलेट के भी ये डेंसिटी वाले क्वेश्चंस और पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्लोजेस्ट पैकिंग के बारे में देखेंगे और वॉइड के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के वॉइड होते हैं, और क्लोजेस्ट पैकिंग मतलब कितने क्लोज पैकिंग कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजेस्ट पैकिंग और वॉइड वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ तक के तो क्वेश्चंस तुम लोग करके रखना, डेंसिटी वाले और जो भी पैकिंग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन तुम लोग को, एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, ये करके रखना। तो चलो, क्वेश्चन है, सोच के रखना इसके बारे में। दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। Steel is an alloy of Fe and carbon in which Fe atoms make a FCC lattice and carbon atoms occupy the
edge centers and body centered. Find the empirical formula of steel. हो गया फर्स्ट. इसी का बहुत सारा पार्ट्स है. ठीक है. सेकंड, what will be the empirical formula if all atoms along one of the body diagonals are removed? तीसरा, what will be the empirical formula if all the atoms along one of the phase diagonals. ठीक है. बॉडी डायगोनल और फेज डायगोनल में डिफरेंस समझ गए ना आप? क्यूब Yes, का, sir. क्यूब में टोटल 2 बॉडी डायगोनल होंगे. ठीक है. 2 बॉडी डायगोनल होगा ना, एक इस डायरेक्शन से एक उस डायरेक्शन से. तो बॉडी डायगोनल और फेज डायगोनल टोटल जितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, तो 6 सारे फेजेस पे एक, तो 6 फेज डायगोनल होंगे. पांचवा वही है, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ एटम्स अलोंग वन एज आर रिमूव्ड. ठीक है. तो अच्छे से इसको सोच के करना. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. ये रहेगा तुम लोग का होमवर्क वाला क्वेश्चन. एक बार ट्राई करके रखना. आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वॉइड और वो क्लोजेस्ट पैकिंग और वॉइड के बारे में देखेंगे. ठीक है. Yes, sir. चलो इसको ट्राई करके रखना. नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. चलो हो गया ना? और कोई डाउट है किसी को तो बताओ. कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. पूछना है? No, sir. चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे. करके रखना क्वेश्चन. ठीक है. ओके सर. चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं.